नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, माँ आप लड़ने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो। आज यह सवारी कहाँ चली। अखबार पढ़ती हुई कल्पना जी ने चश्मे से झांकते हुए बहू अंजलि से कहा, जो तैयार होकर अपना हैंड बैग उठाए पति अपूर्व को जल्दी करने के लिए बोल रही थी। अंजलि ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, अपूर्व मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, और घर से बाहर निकल गई। कल्पना जी शुरू हो गई, कैसी बदतमीज बहू मिली है। पूछने पर भी यह नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। सास यहाँ घर में इसकी फिक्र में मरती रहे, पर इस महारानी के मुंह से दो शब्द नहीं निकलेंगे। पीछे से आता हुआ अपूर्व बोला, माँ अंजलि मेरे साथ जा रही है, मेरी कंपनी में आज उसका इंटरव्यू है। यह सुनकर कल्पना जी बोली, अगर वह नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा। इस उम्र में मुझसे कोई आशा मत रखना। जब देखो अपनी मन मर्जी करती है। किससे पूछकर वह इंटरव्यू देने जा रही है। अपूर्व बोला, बस माँ फिर से शुरू मत हो जाना। पता नहीं आप सुबह सुबह भी लड़ने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं। आपकी मेहरबानी है जो अंजलि नौकरी करने पर मजबूर हुई है। घर में तो आप उसे शांति से जीने नहीं देती। कम से कम बाहर ही उसे दो पल सुकून मिल जाएगा। इतना कहकर अपूर्व भी चला गया। पीछे से उसके कानों में माँ की आवाज़ पड़ी। जोरू के गुलाम बीवी के सामने आवाज़ नहीं निकलती और माँ पर झगड़ालू होने का इल्ज़ाम लगाता है। चले जाओ दोनों, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरा घर है, मैं इसमें आराम से रहूँगी। मैं किसी पर निर्भर नहीं, अपना काम खुद करने में सक्षम हूँ। अपूर्व और अंजलि चले गए। कुछ देर बाद कैलाश नाथ जी सुबह की सैर से वापस लौटे तो पति को देखते ही कल्पना जी शुरू हो गई, सुना आपने इस महारानी का नया नाटक। अब यह नौकरी करेगी, घर संभाल कर तो उसने धन धन कर दी है। अब पैसों से हमारा घर भरेगी। शांत भाव से पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कैलाश नाथ जी बोले, और उस बेचारी के पास तुमने कोई विकल्प छोड़ा था क्या। पति की बात पर कल्पना जी की त्योरियां गुस्से में चढ़ गई और बोली, आप भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं। इसका मतलब इस घर में एक मैं ही बुरी हूँ, बाकी सब तो बहुत भले हैं। कैलाश नाथ जी बोले, अब तुम और क्या चाहती हो। ना उसे तुम घर में जीने देती हो, ना तुम्हें उसका बाहर जाना पसंद है। किसी की सहन शक्ति की इतनी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कल्पना, जितना तुम बहू की ले रही हो। अगर तुम्हारा यही बर्ताव रहा तो आज तो बहू केवल नौकरी के लिए बाहर गई है। इस घर को छोड़कर जाते हुए समय नहीं लगेगा उसे। कल्पना जी, इसका मतलब आपको पता है कि बहू कहाँ और क्यों गई है। कैलाश नाथ जी बोले, हाँ मुझे पता है, और यह सुझाव मैंने ही बहू को दिया था। तुम तो बदलने वाली नहीं हो, पर हो सकता है इससे उसकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। वह अपूर्व के बराबर पढ़ी लिखी है और काबिलियत में भी किसी से कम नहीं, तो क्यों वह सारा दिन यहाँ बैठी अपनी सास के ताने सुनती रहे। कल्पना जी गुस्से में बोली, सुझाव दिया है तो जिसका सुझाव है घर भी वही संभालेगा। मैं तो कुछ भी करने से रही। उसी समय एक काम वाली वहाँ आई और कैलाश नाथ जी बोले, यह रहा तुम्हारे सवाल का जवाब। यह मीना है। अब से घर की साफ सफाई और लंच और डिनर की जिम्मेदारी इसकी हुई। जाओ मीना, जाकर काम पर लग जाओ। और नौकरानी अंदर पहुंचकर सबसे पहले बर्तन साफ करने लगी। कल्पना जी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। जब अपना पति ही साथ नहीं तो बेटे बहू को वह क्या दोष दे। वह गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली आई। पत्नी की हालत देखकर कैलाश नाथ जी ने उस समय कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, पर कल्पना को समझाना तो होगा। जैसा आज तक इस घर में होता आया है, आगे से वह नहीं होगा। हर समय बहू का लटका हुआ चेहरा और आंखों में आंसू देख देख कर वह तंग आ चुके हैं। पत्नी पर उनके समझाने का कोई असर नहीं। उनके बेटे अपूर्व ने अंजलि को अपना हम सफ़र चुना तो दोनों ने माता पिता होने के नाते अपनी सहमति दे दी। पर समस्या तब शुरू हुई जब कल्पना को पता चला अंजलि के परिवार में कोई नहीं है। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की है जिसे कोई वहां छोड़ गया था। उसके बाद कल्पना ने शादी से साफ इनकार कर दिया। पर अपूर्व भी झुकने वालों में से नहीं था। उसने अंजलि से कोर्ट मैरिज कर ली। अब तो कल्पना जी के सामने इस शादी को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। पर वह भी कम जिद्दी नहीं थी। उन्होंने अंजलि पर अपूर्व को तलाक देने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। लड़की तूने मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धोखे से उसके साथ शादी की है, पर अब यह मत समझना
ऐसा करके तेरी जीत हो गई है। मैं अभी हिम्मत नहीं हारी हूँ, तुम्हें तो अलग करके ही दम लूँगी। तुझ जैसी कलंक को मैं अपने घर की मर्यादा नहीं बना सकती। ना जाने तू किसके पाप की निशानी है। तेरी इस काली छाया को तो मैं अपने बेटे के जीवन से निकाल कर रहूँगी। और उसके बाद शादी के 15 महीने हो चुके हैं। अंजलि तो जैसे हंसना भी भूल चुकी है। शुरू में उसने बहुत कोशिश की कल्पना जी की बातों को नज़रअंदाज करने की, पर यह उसके जीवन की ऐसी सच्चाई थी जिससे वह आज तक लड़ती आई थी। जब वह खुद इस सच को आज तक नहीं अपना सकी है, तो कैसे कल्पना जी को समझाती। उसे डिप्रेशन के कारण पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। अपूर्व के प्यार पर उसकी माँ की नफरत हावी हो गई है। बहू के रूप में अंजलि में कोई कमी नहीं, कमी है तो उसकी पहचान में, क्योंकि उसे नहीं पता उसे जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं और क्यों उन्होंने उसे इस तरह छोड़ दिया। अंजलि ने सोचा था शादी के बाद वह अपने जीवन के इस दुख भरे अध्याय को भूलकर नई शुरुआत करेगी। अब उसे भी सास ससुर के रूप में माता पिता मिलने वाले हैं, पर पता नहीं था सास उसे इस गहरी अंधेरी गुफा में इस तरह अकेला और मजबूर कर देगी कि जिंदगी ही उसे बोझ लगने लगेगी। एक बार तो उसने अपूर्व को तलाक देकर यहाँ से बहुत दूर जाने का सोच लिया था, पर अपूर्व उसे छोड़ने को तैयार नहीं और कल्पना जी उसे अपनाने को। कैलाश नाथ जी ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। कल्पना, तुम बहुत गलत कर रही हो। इस बच्ची को तुम किस बात की सज़ा दे रही हो? सज़ा के हकदार तो इसके माँ बाप हैं, जिन्होंने इसे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। उनके किए की सज़ा इस मासूम को देना गलत है। यह संकीर्ण विचारधारा छोड़ो और खुले दिल से उसे अपनाओ। कम से कम अपनी औलाद पर तो भरोसा रखो। अगर अपूर्व ने उसे जीवन साथी चुना है तो ज़रूर उसमें कुछ खास बात होगी। यह सब छोड़कर उसे अपना लो। तुम्हारी जिद के कारण एक सुंदर और प्यारा परिवार मुझे धीरे धीरे दरकता हुआ नजर आ रहा है। तुम उसकी अच्छाइयाँ क्यों नहीं देख पा रही? अगर उसकी जगह कोई और होती तो तुम्हारा यह टॉर्चर सहन करने की बजाय बेटे को लेकर अलग हो जाती। दोपहर तक जब अंजलि वापस नहीं लौटी तो कैलाश नाथ जी उसके पास फ़ोन करने लगे। कुछ देर बाद अंजलि का ही फ़ोन आया तो उन्हें पता चला इंटरव्यू से लौटते समय उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। उसका बचना बहुत मुश्किल है। जैसे ही उन्होंने यह खबर अपूर्व को दी, वह हॉस्पिटल पहुंच गया। पत्नी को भी बताया और जल्दी से तैयार हो गए। पर हैरानी तो तब हुई जब कल्पना जी हॉस्पिटल चलने के लिए जिद करने लगी। इस समय उन्होंने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल में थे। वह बेटे को ढांढस बंधा रहे थे और कल्पना जी विचार शून्य होकर बैठी थी। क्या सच में भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है? आज इस लड़की से उनका पीछा हमेशा के लिए छूटने वाला है। पर क्या उन्होंने ऐसा मांगा था? अचानक उन्हें ना जाने क्या हुआ। वह अंजलि के पास पहुंचकर अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगी और वादा करने लगी, बहू तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बस एक बार वापस लौट आओ। मेरे लिए ना सही, अपूर्व के लिए। वह तुम्हारे बिना कैसे जिएगा? मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी अच्छाइयाँ ना देख पाई। मुझे एक अवसर दो। वह ज़ोर ज़ोर से अंजलि के पास बैठकर विलाप कर रही थी और कैलाश नाथ जी सोच रहे थे, कल्पना तुमने बहुत देर कर दी। काश तुम यह सब पहले समझ जाती। शायद अंजलि उन्हें सुन रही थी। कुछ देर बाद चमत्कार हुआ और अंजलि ने अपनी आंखें खोल दी। किसी तरह से उसके मुंह से निकला माँ, और कल्पना जी ने उसे बाहों में भर लिया। अपूर्व पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। कैलाश नाथ जी की आंखों में भी आंसू आ गए। शायद उनके घर में खुशियाँ इसी दर्दनाक मोड़ से होकर पहुंचनी थी, पर देर से ही सही खुशियों ने उनके घर पर दस्तक तो दी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।